चलो, तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में, आपदा के बारे में परिचय दिए थे। आपदा क्या होता है और उसके प्रबंधन के बारे में भी पढ़े थे। कोई बता सकता है आपदा क्या होता है? द्वारा या मानव, हाँ बोल बोल। हाँ, जिसमें जान और मान की क्षति होती है। हाँ, वैसी प्राकृतिक या मानवीय घटना जो अचानक से हो और जिसमें जन धन की काफी क्षति हो जाए, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार के होता है? कौन कौन? ठीक, प्राकृतिक के 3 उदाहरण दो। हाँ, भूकंप, हाँ, ज्वालामुखी फटना, बवंडर, कौन विस्फोट, बम विस्फोट है, मानव जन्म में आ जाएगा। चलो, बात खत्म। तो आज प्राकृतिक आपदा में जो बाढ़ और सुखाड़, 2 उदाहरण तो तूने के मोटा दिमाग के आदमी इज्जत लौक रहा है, बाढ़ और सुखाड़। हाँ, तो तू काहे ऐसा बोला कि हम नहीं सुने? तोर गलती ना है। तो आज हम लोग बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बताओ, बाढ़ कब होता है? बाढ़ है हाँ, जुलाई के महीना में। अरे बड़ा एकदम बड़ा है अवतार है। बाढ़ किसे कहते हैं पूछा जाता है, क्या बोलेगा? और सबसे ज्यादा पानी आया। हाँ, चलेगा काम। आवश्यकता से ज्यादा पानी आ जाए, हमारे आसपास में पानी लग जाए, अपना नदी प्रवाह के रास्ता छोड़ के हमने दिन घुस जाए, जान माल के क्षति पहुंचा देवे, क्या है? बाढ़ है। तो आज इन्हीं सब के बारे में, जब जरूरत से भी कम पानी होए, जमीन में दरार फट जाए, पिए लगी तरस जाए, तो हो गया सुखाड़। ठीक ना? चलिए, तो आज हम लोग का टॉपिक है बाढ़ एवं सुखाड़। ये दोनों प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाढ़ किसे कहते हैं, तो बाढ़ होला में आपको ऊपर जो लिखा हुआ है वही डेफिनेशन लिखना है। समझ में कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। लिखा हुआ है कि जब किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से ऊपर उठकर आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। ठीक, और ऐसा होता क्यों है? जब वर्षा बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? गांव में नदी है, किसी के गांव में नदी नहीं हो, सब नहर है, लेकिन हम लोग नदी मानते हैं। तो आप समझिए कि आपके गांव की वो नदी है, उस नदी का अपना एक लिमिट है पानी रखने का। वहां तक आएगा तो वो उसको लेकर के बढ़िया से चला जाएगा। जब उस लिमिट से ज्यादा पानी आ जाएगा, तब क्या होगा? वो पानी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाएगा, यानी आपके गांव में, हमारे गांव में, खेतों में फैल जाएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। जब वो अपना प्रवाह छोड़ के हमारे तरफ आ जाए तो वो बाढ़ है। इसमें जान माल की क्षति भी होती है। बताओ, ये बाढ़ कब आएगा? जब वर्षा बहुत अधिक होगा तब आएगा। बिना वर्षा के थोड़े आना है। वर्षा बहुत ज्यादा हो जाता है तो पानी पूरा चारों तरफ के जाकर उसमें भरने लगता है। उसका एक लिमिट है, उससे ज्यादा होता है तो कहता है कि अब हम ना रखेंगे, जन्ने जाना है उन्हें जाओ। ठीक, इसको वो एक प्रयोग में समझे तो ये वो आपके घरेलू लोटा है, तो 1 किलो का लोटा है तो उसका लिमिट है 1 किलो पानी। 1 किलो से ज्यादा पानी जैसी होगा तो उसमें से निकल के आसपास वो फैलने लगेगा। समझ गए? तो वो वही होता है तुम्हारा क्या चीज? बाढ़ होता है। ठीक, अब देखो, हम लोग के भारत जो है, यहाँ के मानसून एक जैसा नहीं है। आप नहीं बता सकते हैं। ये हमको पता है कि 1 जून के मानसून घुसेगा, 15 जून तक हमारे पास आता है, सितंबर आते आते खत्म होता है। ये सब हम 9th में पढ़े हैं। लेकिन क्या ये कन्फर्म है कि एकदम 1 जून को ही आएगा? क्या ये कन्फर्म है कि पिछला साल जिस तारीख को बारिश जितना हुई थी, अगला साल भी उसी तारीख को उतना ही बारिश होगा? नहीं सर। ये कन्फर्म है कि पिछला साल जितना सेंटीमीटर पानी हुआ है उतना ही इस साल भी होगा? कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, कभी भी हो सकता है आज ही बारिश हो जाए। तो ये क्या है? अनिश्चित है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और इस कारण से सालों भर कहीं ना कहीं बारिश होते रहता है। कभी हमारे यहाँ तो कभी किसी और राज्य में, किसी और जिले में बारिश
होते रहता है, ठीक। और जो ये बारिश होते रहता है तब पानी भरते रहता है, पानी भरित भरित नदिया में इतना भर जाता है कि यही किसका रूप ले लेता है, बाढ़ के। कुछ नदी तो बदनाम है बाढ़ लगी, जैसे पश्चिम बंगाल करे बांग्लादेश में दामोदर नदी बदनाम है बेचारा, बाढ़ लगे। हमनी के कोसी नदी बिहार के तो सोके उसको कहते हैं, तो कुछ नदियाँ इधर पुनपुन है, आ जाता है बाढ़। गंगा से भी आ जाता है, गंडक है, लेकिन सबसे तबाही कौन मचाता है ज्यादा में, कोसी। समझ गए। तो कुछ नदी बदनाम हो चुकी है, इसीलिए जिसे यहाँ देखो दे दिया है बिहार में कोसी नदी, एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहाँ से हो गया। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, ठीक। अगर पूछ देवे तो याद रखना दामोदर नदी। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी आता है ऊपर से, पढ़ाए थे 9th में कि देखो यहाँ से इसे आया, इसे कटा, इसे घुसा नीचे, तो ये जब असम में आता है तो वहाँ ये बाढ़ के कारण बन जाता है। उड़ीसा में जो महानदी है, ये आप लोग पढ़िएगा 10th में हिंदी किताब में, कैसे तबाही मचाता है आप पढ़िएगा। एक महिला की कहानी, होकर गांव में जब महानदी में बाढ़ आता है तो क्या क्या घटनाएं होती है। तो उड़ीसा में कौन लेके आ जाता है, महानदी। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, गुजरात में नर्मदा नदी। तो ये सब वो नदियां हैं जो अलग अलग राज्यों में बाढ़ का कारण बनती है, जिसके वजह से वहां बाढ़ आता है। समझ गए। तिस्ता नदी है, हमने भी है, नहीं है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जो मचाता है वो दामोदर है, उसके बाद ये तिस्ता नदी आता है। समझ गया। अब देखो ये बाढ़ की जो कहानी है वो आज के ना है, पुराने समय से चलते आ रहा है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे जो भी धर्म ग्रंथ या प्राचीन के जो किताब है उससे हमें जानकारी मिलता है कि बाढ़ आज की समस्या नहीं है। हम लोग की एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत के सबसे पुराना इतिहास वहीं से शुरू होता है, ठीक। और सिंधु घाटी सभ्यता को बर्बाद होने में कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ ही उसका कारण था। यानी वहां पे बाढ़ आया और पूरा के पूरा वो शहर ही गायब हो गया। तो बाढ़ का जो ये आने के जो सिलसिला शुरू है वो आज की कहानी नहीं है, पुराने जमाने से है। और हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराने किताबों में बाढ़ से बचने के लिए बांध वगैरह बनाने का भी वर्णन किया गया है। तो वर्णन किया गया है, इसका मतलब है कि बाढ़ भी आता था। तो वही तुमको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे बिहार में देखो तो ये को भयंकर बाढ़ आया। वो बाढ़ कब आया तो 2008 में। ये पिछले क्लास में तुम लोगों को हम बता दिए थे कि 2008 में कोसी नदी के बांध टूट गया था और बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, ठीक। टूटा कहाँ था तो जगह भी याद रखना, कुशहा नाम के जगह पर। भारत और नेपाल की जो सीमा है, ये कोसी नदी आती है नेपाल से, और नेपाल जब अपना पानी छोड़ता है तो इतने तेजी से वो आता है कि उसको रोकना मुश्किल है, और वही बाढ़ के कारण बनता है। तो जहाँ बंधवा बनाए हुए ना, 2008 में वो बंधवे टूट गया। तो बांध रहता था तो एक कंट्रोल में हम पानी छोड़ते हैं, अब बांधे टूट गया, तब नियंत्रण खत्म। तो भयंकर बाढ़ आ गई थी, कहाँ, हमारे बिहार में। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों को यहाँ से, बाढ़ों का देश किसे कहते हैं तो बांग्लादेश को MBBI ऑब्जेक्टिव है। इसको क्यों कहते हैं तो यहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आता है, हर साल। जैसे हमने के बिहार में, उत्तर बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है ना, वैसे ही बांग्लादेश में। और आने का कारण उधर से ब्रह्मपुत्र नदी से आया घूम के, यहाँ आने से हमने के गंगा नदी, दोनों जाके यहाँ मिल गई। तो दो तो बड़ी बड़ी नदियाँ पहले ही मिल गई, बाकी के जो सहायक नदियाँ रही है वो अलग से। और इस सब के पानी जब एक साथ वहाँ मिलता है तो वो बन जाता है उसके बाढ़ का कारण। इसीलिए इसको बाढ़ों का देश कहा जाता है। और जब बाढ़ आता है तो आपको तो पता है वो क्या करेगा, जान माल की क्षति पहुंचाएगा। तो वो चीज होता है। उसके बाद बाढ़ खत्म होने के बाद भी उसका प्रभाव रहता है। देखो बाढ़ आया तो तत्काल तुमको प्रभाव डाला, आया तबाही मचाया, घर द्वार जो भी तोड़ना फोड़ना जो दहा साथों में बह गया, खत्म। उसके बाद उसका कहर शुरू होता है। जब बाढ़ आता है तो उसमें गंदा पानी आता है, ठीक। कितने सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब उसमें मर के आते हैं। आपके गांव में घुस गया, पानी तो निकल जाएगा लेकिन उसका अंश वहाँ पे रह जाएगा और वो फैलाएगा बाद में तुमको बीमारी, महामारी, ठीक। बाकी मकान ये सब गिरना, फसल बर्बाद हो जाना, जानवरों का बह जाना या आपका घर का दह जाना, ये सब तो
होता ही है। तो ये सब इसका होता है नुकसान। लेकिन जहाँ पे बार बार चीजें आती है तो उसको लोग हैंडल करना सीख जाता है। जैसे हमनी के तरफ देखो तो सुखाड़ बार बार आना है, तो हम लोग अपना व्यवस्था कर ले। हम लोग पूरे तरह से प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते, अपना सिंचाई की व्यवस्था किए हुए हैं। हम लोग को पता है कि बारिश जितना चाहिए उतना नहीं होगा, तो आदत डाल लिए हैं। उत्तर बिहार के लोग बाढ़ में रहने की आदत डाल लिए हैं। जैसे ही जून जुलाई महीना आएगा उनको पता है कि बाढ़ आने वाली है, तो पहले से ही अपना तैयार रहते हैं। तो जब वो चीज़ें बार बार आती है तो लोग उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं। बांग्लादेश में भी लोग अपने आप को ढाल लिए हैं, हमारे राज्य में भी लोग अपने आप को सिचुएशन के अनुसार, जो आपदा है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिए हैं। हम लोग भूकंप के अनुसार नहीं ढले हैं, ज्वालामुखी के अनुसार नहीं ढले, क्योंकि वो चीज़ें नहीं आ रही है। लेकिन बाढ़ सुखाड़ से हर साल पाला पड़ना, इसलिए उसकी व्यवस्था कर लिए हैं। तो कोई भी चीज़ बार बार आता है तो हम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इसमें यही था। आगे आइए, ये जो बाढ़ आ रहा है उसको हम रोके कैसे। बाढ़ तो जान गए, देखो अभी मैं 3 चीज तू जाना, 2 चीज, तीसरा बता रहे हैं। पहला चीज जाने कि बाढ़ होता क्या है, ठीक। तो नदी प्रवाह में जब पानी उसके क्षमता से ज्यादा होकर आसपास फैल जाता है तो वो हो गया बाढ़। दूसरा में हम पढ़े बाढ़ के नुकसान। नुकसान क्या है, तो जान माल के क्षति हो जाना, फसल बर्बाद हो जाना, महामारी फैलना। उसी में हम पढ़े कि कहाँ कहाँ बाढ़ आता है, कौन कौन नदी के कारण आता है। अब है कि तो इस बाढ़ से, क्योंकि एक आपदा है, हमारा नुकसान होता है, तो इस बाढ़ से हम बचे कैसे। तो बाढ़ से बचने का तो सिंपल एक ही तरीका है, बांध बनाना पड़ेगा आपको, और पानी को अपने क्षेत्र में आने से रोकना होगा। पहला तरीका तो आपके पास यही है बाढ़ से बचने का, उसको आने ही ना दें। अगर आ जाएगा तब क्या करेंगे, उसका भी उपाय है। पहले बाढ़ को आने से रोकना है, नदी की उड़ाही करवा दीजिए ताकि पानी और ज़्यादा रखे। मान लो नदी के तली भरा हुआ है, उसमें से मट्टी कटवा देंगे तो उसको और गड्ढा हो जाएगा, तो और ज़्यादा पानी को रखेगा, वो कर दीजिए। नदियों के किनारे किनारे बांध बनवा दीजिए। कौन कौन में से दानापुर गया है गंगा नदी, गले हम यहाँ कोई ना गले हैं में से कोई नहीं गया जी। कभी कोई आपके गांव में घर में डेथ कर जाए तो जलाने के लिए लोग जाते हैं, तो कभी जाइएगा, और जैसे ही आप गंगा नदी में एंट्री करेगा ना, तो जहां एंट्री करेगा वहीं पे देखना एक लंबा सा दीवार बनाया होगा। वो दीवार क्यों बनाया हुआ है, वो बांध है। वो रोका गया कि गंगा नदी के पानी इधर शहर में ना आए, तो तुम उधर उस तरफ जाओगे तो लगभग यहाँ वहाँ तुमको वो बांध दिख जाएगा, ठीक। अगर वो ना रहे तो हो सकता है पानी हमारे शहर में घुस जाए। तो बांध बना करके हम क्या कर सकते हैं, हम बाढ़ को रोक सकते हैं। एक बांध बनाइए, तटबंध बनाइए, जो नदी के किनारे बन गया। मान लो ये नदी गया है, ठीक, इसके किनारे यहाँ ऊंची ऊंची दीवार खड़ा कर दे दोनों तरफ। काहेला कि इधर के पानी बह के आए तो यहाँ पे रुक जाए, इधरे में जाते रहे। तो ये हो गया तुम्हारा तटबंध है। तट को ही बांध दिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मान लो ये नदी है, ऐसे इधर शहर बसा हुआ है, तो शहर बसा है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, शहर बसल के यहाँ पे दीवार बना दिए, इन्हें में पानी हम आने ही नहीं देंगे। एक और काम करते हैं, हम यहाँ से एक ऐसे कर देते हैं नदिया पर, तो इसको कहते हैं बांध। नदी के बीचों बीच बांध दिए इसे, तो वो क्या हो गया, बांध है। देखा है ऐसा, हाँ पुल, तो पुल है उसे, हाँ पुले समझो। लेकिन जो बांध बनता है ना, वो छोटा सा नहीं रहता है, वो बहुत बड़ा रहता है। 70 मीटर, 100 मीटर, 180 मीटर, 150 मीटर, ऐसे ऊंचा ऊंचा बांधा जाता है। 5 किलो 10 किलोमीटर लंबा लंबा रहता है, समझ गई। तो उसी तरह पुल के जैसा ही जब नदी के बीच में बांध दिया जाए तो वो होता है बांध, और नदी के किनारे किनारे जब दीवार खड़ा कर दिया जाए तो वो होता है तटबंध। समझ गई दोनों। तो ऐसे करके हम इसको रोक सकते हैं, समझ गए। उसके बाद बताया गया कि जब से हमें आज़ादी मिली है उसके बाद बाढ़ को रोकने के लिए इस तरह के काम किया गया है। लेकिन कई बार वो बांध टूट भी जाता है, पुराना होने के कारण या पानी का वेग बहुत ज़्यादा होने के कारण टूट जाता है। जैसे 2008 में कौन टूट गया था, कुशा तटबंध। तो इससे बचने के लिए एक और काम किया जाता है। मान लो जैसे नदी गया, इन सब को समझो क्या क्या व्यवस्था होता है।
ये हमारी गई नदी, ठीक। इधर बसा हुआ है आपको पूरा ये शहर है, ठीक, या गांव जो भी है ये हमने के बसा हुआ है, ठीक। इसके किनारे किनारे हम ये बना दिए क्या चीज, ये हम दीवार खड़ा कर दिए जिसको हम तटबंध कहते हैं, ताकि पानी इधर न आए। और क्या कर दिए न है तो यहीं पे हम एक बांध बना दिए, पानी को इधरे हम रोके हुए, इधर शहर है तो यहाँ पे पूरा पानी को हम रोकेंगे और यहाँ से पुल खोल देंगे हल्का सा, और इधर से हल्के हल्के पानी में होते हुए जाएगा। तो जब पानी हल्के हल्के जाएगा तो इधर आना नहीं है, सुरक्षित है। कई बार क्या होता है ये बांध टूट जाता है, तो टूट जाएगा तो तेजी से आएगा, और जब बहुत तेजी से आएगा तो हो सकता है दीवार को भी तोड़ के अंदर आ जाए, तो तटबंध और बांध टूट सकते हैं। इधर पानी ज्यादा हो जाएगा तब तो सरकार ने कहा कि इसका भी एक उपाय है, काम करते हैं। ये नदी है ना, तो नदी के बगल में बड़ा सा क्या बना देते हैं, ये तालाब। और अगर देखेंगे कि पानी यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, ये बांध नहीं रोक सकता है और एकाएक हम खोलेंगे तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, तो क्या करेगा कि यहाँ के पानी को कहाँ ट्रांसफर करेगा, इधर और इधर। अब बहुत बड़ा जलाशय होता है, तालाब बहुत बड़ा, ठीक, और वो पूरे पानी को कहाँ स्टोर कर देगा, इसमें। तो इसमें स्टोर कर देगा तो यहाँ पे इसका जो स्तर है वो थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद आराम से पानी को भेजेगा। यहाँ जो ये भेजा, यहाँ से इसको फायदा भी है। फायदा क्या है, जब इसमें पानी आया तो मछली वगैरह भी इसमें आ जाता है, तो बाद में मछली पालन वगैरह फिर इस पानी को सिंचाई के रूप में भी यूज कर लेगा। यहाँ पे बांध बने, इसका फायदा, यहाँ नीचे लगा देगा जनित्र, विद्युत उत्पादन करने वाला मोटर, और यहाँ से पानी एकाएक छोड़ेगा, तो जब पानी छोड़ेगा तो वो घिरनी नाचेगा और यहाँ से कर लेगा विद्युत के उत्पादन। तो इसको कहते हैं, ये जो बांध बनता है इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। एक बांध से कई सारा काम हम कर लेते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा है, हम लोग एक कोशिश ही कर सकते हैं, पूर्णतः काबू उस पर नहीं पा सकते हैं। समझ गए? देखो अब तक के जो बांध बने हैं ये सब तुम्हारे लिए बुआ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव है। काका है, काका है, हाँ काका है। देखिए पूछ देगा तुमको भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है, और यहाँ पे एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। अभी बताए ना कि ये तुमको नदी, ये बांध है और बगल में ये जलाशय। तो बांध के नाम है भाखड़ा नांगल, नदी के नाम है सतलुज, एक बगल में जो ये जलाशय बना है इसका नाम है गोविंद सागर। तो ऐसे करके सब है नर्मदा पर, नर्मदा परियोजना, ये तो नामे में आंसर है, दिक्कत ना है। और यहाँ पे जो जलाशय बनाया गया हुआ है सरदार सरोवर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है, और जो जलाशय उसका भी नाम नागार्जुन है। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर है, और यहाँ पे कृष्णा सागर करके जलाशय। अब कंफ्यूजन होगा, कृष्णा नदी यहाँ है, कृष्णा सागर यहाँ है, तो तू कृष्णा सागर कृष्णा नदी में मत मारना, किताब में ही होगा तुम्हारा, तो उसको याद कर लेना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बार बार पूछता है। रिहंद बांध पे रिहंद है, पंत सागर वहाँ पे तुमको जलाशय बनाया गया है, और ये सब कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब समझते हो, मनुष्य द्वारा बनाया गया जलाशय, प्राकृतिक नहीं है। कुछ जलाशय प्रकृति द्वारा भी बनते हैं, समझ गया? आए प्राकृतिक है। नदी कहाँ है? सतलज तोरा ना पता हो, आए रे तेरी के करने गली में पवा ऊपरे ना देख ले हैं, हाँ, ये ऊपरे ऊपरे मैप पे कुछ न जाना है। भारत में है, पूछो कौन राज्य में है, तो सतलज सिंध रावी सुनो पढ़ल है नौवा में, सब कहाँ है? एको ठोक ना, अभी समझ में आ रहा है ना? सतलज रावी सिंध झेलम में ये सब नहीं बताए हैं, बताए हैं, तो कौन राज्य में बताए हैं? ना बताए कि देखो इधर पंजाब के तरफ ये 5 नदियां, भूल गए? बढ़िया बात है। आंसर मिला कहाँ है?
अगर पूछे दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, तो वो है नील नदी पर। बांध के नाम है असवान। पिछला साल पूछले था ये असवान बांध किस नदी पर है, तो वो नील नदी पर और सबसे ऊंचा है। समझ गए? तो एक तुमको ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे आ जाइए। इसके अलावे हम क्या कर सकते हैं, अभी हम तुमको बता दिए कि देखो भाई, बाढ़ को रोकने का सबसे पहला तरीका तो है कि आप क्या कीजिए, बांध बनाइए, तटबंध बनाइए। लेकिन प्राकृतिक आपदा है, आप बांध और तटबंध से भी सुरक्षित बांध और तटबंध से भी हम लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। कई बार क्या होता है, टूट जाता है। तो और क्या करना है हमें सुरक्षा के रूप में, तो अपना कुछ हमें पर्सनली करना है। क्या करना है, जब आप जान रहे हैं हम कि हमारे इस क्षेत्र में बाढ़ बार बार आता है, तो काहेला पिल्लर पर 10 मंजिला घर हम बनाएंगे, छोटा सा घर बनाएंगे, कम बजट वाला बनाएंगे, टूट जाएगा अगला साल फिर बना लेंगे। ठीक, उसके बाद और क्या करेंगे, अगर बना रहे हैं तो खूब ऊपर नीचे पिल्लर बरियार देके नीचे तक बनाएंगे। उसके बाद बाढ़ आएगी, जहाँ पिल्लर के लेयर खत्म होगा और नीचे से मट्टी काटना शुरू कर पूरा 10 मंजिला तोड़ अंदर। ठीक, तो आप एक कम बजट वाला घर बनाइए, बचत होगी। और क्या कीजिए, जब आपको पता है कि यहाँ बाढ़ आता है तो उस क्षेत्र से दूर ऊंचे भूमि पर घर बनाइए। नदी के बगल में काहे घर बनाना है, वहां से थोड़ा दूर पे बनाइए और ऊंचा भूमि पर बनाइए ताकि पानी वहां हाली ना पहुंचे। तो ये कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दीजिए कि जहाँ पे आप घर बनाए हुए हैं वहाँ से ऐसे होना चाहिए, ढुलकाव घर आपका यहाँ होना चाहिए, नदी यहाँ होना चाहिए। तो पानी ऐबो करेगा तो ऊपर चढ़ने में उसको टाइम लगेगा, या ऊपर जो बारिश की पानी हुई है वो सराख से नीचे आ जाएगा, तो वहाँ पे बचने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, आप बच सकते हैं। तो ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद बाढ़ के बाद जल निकलने के लिए कोई तत्कालिक व्यवस्था रखिए कि बाढ़ आ गई तो तुरंत वो पानी नदी से या जो भी है आपके नहर, उसके माध्यम से उस पानी को हम निकाल दें। इसके लिए पंचायत में पहले ही सरकार पंप सेट वगैरह, बोरिंग वोरिंग की पूरा एकदम पानी जल्दी यहाँ से खाली करने सब व्यवस्था करवा देती है, तो वो सब कीजिए। अगर आपको मन है कि हम घर बनाएंगे एकदम बजटे वाला, तो आप नीचे पहले कंक्रीट ये सब सीमेंट पूरा दे करके पिल्लर को एकदम मजबूत बनाइए। समझ गए? ताकि आपको कम नुकसान पहुंचे या आप बचे उससे। वो तो बाढ़ जब आ जाएगा तो कहे ना कि आप जहाँ दीजिएगा और नीचे से काटना शुरू करेगा, अब पूरा लेके चल जाएगा। लेकिन आप ये सब उपाय कर सकते हैं। इसीलिए देखो आजकल के घर हम लोग जो बनाते हैं कोची वाला, पिलर वाला। पिलर वाला होने से फायदा ये होता है कि उस पर बाढ़ के या भूकंप इन सब चीज़ों का प्रभाव कम पड़ता है। समझ गया? कम क्षति पहुंचाएगा, इसीलिए हम वो पिलर डालते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आजकल हम लोग विकसित हो गए हैं। आज हमारे पास एक से एक यंत्र है और यंत्र के माध्यम से हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि इन साल कितना बारिश होगा, कहाँ पे कितना होगा, कहाँ बाढ़ होने की संभावना है, कहाँ सुखाड़। तो सरकार पहले ही उसकी सूचना दे देती है, तो हम लोग पहले ही उसके लिए तैयार रहेंगे। बारिश होने से पहले मैसेज आ जाता है फ़ोन पे कि आज सहरसा, पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, अररिया, पटना 2 बार हो गया जी, अगले 3 घंटों में हाँ तेज बिजली गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। वो ना कहेगा कि बारिश होगी, कहता है संभावना है, क्या कि प्राकृतिक चीज है, हो सकता है ना हो। ठीक, तो अलर्ट कर रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए। तो ये सब चीजें करके हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाढ़ वाले क्षेत्र में हैं तो आपको ये चीज बताना ही चाहिए, तैरने। अगर तैरने ना आता है तो दहा जाइबा। ठीक, तो तैराकी के प्रशिक्षण होना चाहिए। उसके बाद जो भी वहाँ के, जैसे मान लो हमने को उत्तर बिहार में आता है बाढ़, तो वहाँ के स्कूल में, पंचायत भवन में स्विमिंग जैकेट होना चाहिए। स्विमिंग जैकेट देखा है, जैसे नाव ऊपर जाएगा तो वो पहना देता है जैकेट। हाँ, वो जैकेट वो होता है कि तू पानी में गिर हो जाएगा ना तो तू छाला रहेगा वहाँ पर, तो नहीं डूबेगा, बचा रहेगा। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, उसको बाढ़ के प्रभाव से बच सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जब बाढ़ के पानी निकल गया तभी हम बताएं कि वो क्या करेगा बउआ, वो लाएगा महामारी। तो महामारी हमको पता है कि आएगा,
तो जो भी उसका DDT एक आता है, तुमको दवा उसका छिड़काव कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव कर दीजिए, ताकि जो भी मरल जानवर वगैरह जो भी है जिससे कि महामारी फैलने वाला है उन सब की सफाइया हो जाए। तो वो सब करके आप उस बीमारी से बच सकते हैं। अपने गांव के लोगों का अपना एक संगठन बना सकते हैं कि हमने नौजवान हैं, गांव में बाढ़ आ जाएगा तो हम लोग का ड्यूटी रहेगा लोगों की सुरक्षा करना, उनको बचा के यहाँ से निकलना। एगो फिल्म है साउथ में, हाँ देखना कैसे होता है बाढ़ में, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। फिल्म के नाम है 2018। हाँ 2018 में बाढ़ आई तो उसी में फिल्म है। वो फिल्म में के नाम है 2018, ठीक डाला ना, साउथ मूवी 2018 साउथ मूवी। अब उसमें एक चीज़ हो जाएगा कि हो सकता है 2018 वाला सब फिल्म आ जाए। उसमें दिखाया गया कि कैसे बाढ़ में लोग फंसते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके मदद करते हैं, सरकार भी कैसे उसमें अपना सहयोग देती है, वो सब चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। बहुत बढ़िया फिल्म है, मतलब मार धार ये सब तो तुमको न मिलेगा, लेकिन कहानी ज़बरदस्त है। उसमें जो एक हीरो होता है वो लास्ट में बचाते बचाते मर जाता है। एगो अंधा बुढ़ा को बचाने के चक्कर में मर जाता है। उसको बचाना चाहता है तो देखो, जब भी कोई डूब रहा होगा ना, उसके पास जाएगा ना बचाने, तो तोड़ा पर चढ़ जाएगा अपने निकलने के लिए, और यूँ कर देता है और हीरोआ के जाके पैर फंस जाता है नीचे पत्थर में पानी के अंदर, आप पैर में नहीं निकलता है, वह में अकुला के वो मर जाता है, लेकिन बुढ़वा के बचा लेता है। और वो सीन और उसको इमोशनली कनेक्ट कर लेता है ऑडियंस को। तो बढ़िया फिल्म है, आप वहाँ देख सकते हैं उस चीज़ को, समझ गए। इसमें बताया गया है कि हम लोग अपना एक स्वयं संगठन बनाएंगे, अपने गांव के लोगों को जो भी आपसी मतभेद है, लड़ाई है, झगड़ा है, ऊंच नीच वगैरह, उन सब बातों को उस टाइम पे भूल जाइए, एक दूसरे का हाथ थामिए, एक दूसरे की मदद करिए और उस आपदा से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये सब बचने के उपाय हैं। तो पूरे इस चैप्टर ये बाढ़ के बारे में बात करें एक शब्द में, तो बाढ़ एक बहुत प्राकृतिक आपदा है और इसको हम पूर्णतः रोक नहीं सकते हैं। बस हमको क्या करना होगा, इसको कम कर सकते हैं और हंस के चाहे रो के आपको इसको अपनाना होगा और इसके अनुसार आपको चलना होगा। जहाँ तक होगा इससे बचने के हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कर सकता है कि हम बाढ़ को पूर्णतः खत्म कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब है सुखाड़। सुखाड़ में क्या होता है जी, तो जब वर्षा तुमको बहुत कम हो जाए, 50 सेंटीमीटर से भी कम जब बारिश होती है, तो ये घोषणा कर दिया जाता है कि वो क्या है, सुखाड़ है। ठीक, सुखाड़ में और दिक्कत हो जाता है, जो थोड़ा बहुत पनिया है वो वाष्पीकरण हो जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होता है तो भाप बन के वो सूख जाता है और ज़मीन में दरार फट जाएगा, ठीक, पूरा मिट्टी फट जाएगा, तो वो होता है तुमको सुखाड़। और सुखाड़ भी हमारे लिए क्या है जी, नुकसानदेह है, इससे भी हमारे जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, जब आपको सुखाड़ आएगा तो फसल लगेगा, तो फसल नहीं लगेगा तो खैला बिना भूखमरी से मरिएगा, अकाल आ जाएगा तो भूखमरी भी आएगी। ठीक, पीने की पानी की कमी हो जाएगी, सरकार हमारे भोजन की तो व्यवस्था कर देगा किसी प्रकार मान लीजिए, लेकिन ये जो भैंसियन गैयन खाए एक दिन में 4 नाद, उसका भी तो भोजन खत्म हो जाता है। हम लोग अनाज जो जाते हैं तो ऊपर वाला भाग हम नहीं खा जाते हैं, नीचे वाला कहते कि तू खा ले, है ना जी। अब धान की खेती की है तो धान हम लोग रख लेते हैं और जो धान के जो बाकी के पौधा बचा उसको चारा बना देते हैं, किसका, मवेशी जो भी हमारे पास गाय भैंस है उसका। लेकिन अगर मान लो पानी न है तो धान भी नहीं हुआ, और जब धान नहीं हुआ तो हमारा तो गया भी, जानवरों को भी नुकसान हो जाएगा। तो ये ना रखवा तो दूध दही कहाँ से चलते, सकरात कैसे मनते, कैसे जानवर न रखेंगे। मिठाई खाए का मन करे ना हो, रसगुल्ला, हाँ तो सब जानवर क्या कर दो जाए, मार दो जाए, तो के लेगा जेका भी है ये बेचते कि हम अभी चारा नहीं, ले वाला बैल रहते कि हम अभी चारा नहीं हम खरीदी, तो वहाँ ले जाए तू बेचे। हाँ, ये तेज दिमाग के है। ठीक, अगर मान लो कहे कि ना पूरे तरह से हटा ही देंगे, तब मान लो तू पूरे तरह से कि जानवर सब हटा दे कि ना रखम, कहियो अकाल पड़ जाता, और तो जही अकाल पड़ तो हिया नौकर कमी होता ही, बाकी साल तो बढ़िया फसल हो गया, तो वो नेवरिया वगैरह जो रहेगा भूसा ओकरा क्या करबो,
लहका के तब पृथ्वी के तापमान बढ़ जतबा और फिर सुखार आ जतबा। पारिस्थितिकी तंत्र है, एक के बिना दूसरे अधूरे हैं, सबको एक दूसरे से जुड़ के रहना है। आप जानवर के बिना भी नहीं रह सकते हैं और खाली जानवर पे भी नहीं रह सकते हैं, आपको मिलकर रहना होगा, समझ गए। तो ये सब बउआ आता है हमने के प्रत्यक्ष रूप से, ये सब तो सीधे सीधे प्रभाव दिखेगा। उसके बाद देखो और क्या नुकसान होता है। मान लो हम धान गेहूं ये सब बेचने वाला व्यापारी हैं, हमारा पता चला कि इस साल अकाल पड़ गया है, भुखमरी है पटना जिला में, तो हमारा भी जितना धान चावल है ना उसको कर देंगे स्टॉक, ये सब के आओ भूख से तड़पे दे। काहेला जब एकदम खाना खत्म हो जाएगा तो 50 वाला सामान 100 में भी बेचेंगे तो लोग खरीदेगा, जो कि करना गलत है, तो जमाखोरी कर लेता है। अब हम ही हमार तन्नी को बेटी है, अब भूख से रोई थे, तो ओखनी जो भी नैतिकता है वो खत्म। हम किसी के घर में भी चोरी डकैती कर सकते हैं अपने बेटी के पेट भरने के लिए, मांगेंगे तो कोई देगा नहीं, तो कन्फर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चोरी डकैती। तो ये सुखार अपराध को भी बढ़ाता है। ये सब इनडायरेक्ट है, सामने से तुमको नहीं दिखेगा, सामने से तुमको ये दिखेगा कि ये नुकसान है, ये सब हो रहा है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा। तो ये सब चीजें बढ़ जाती है, खाने पीने के सामान में दाम बढ़ जाएगा, भुखमरी, लूट मार, चोरी डकैती, अपराध, ये सब चीजों को भी सुखार बढ़ावा देता है, समझ गए। तो ये इसका है नुकसान। अब देखिए भारत में सुखार क्षेत्र कौन कौन है। पूरे भारत में 77 गो जिला है जहां पे सुखार पड़ता है। उन 77 जिलों में राज्य कौन कौन है सो देखो। सबसे पहले तो सबसे कम वर्षा होने वाला जगह राजस्थान, फिर गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिले हैं जहां पे सुखार पड़ता है। हमारा बिहार भी उसमें आता है, हमने के क्षेत्र जो है वो सुखार में ही आता है। ठीक, अब तक भारत में सुखार कब कब पड़ा है, 1877 में, 1899 में, 1918, 1966 और 1987। ये वो वर्ष हैं जब भारत में भयंकर सूखा पड़ा, भूखमरी आई, अकाल पड़ा। और यहाँ तक देखिए तब 5 में 3 टाइम तो अंग्रेजे था। अंग्रेज अपना टैक्स वसूलना कम नहीं किया था। और पहले का पुराना फोटो खोजेगा ना इस टाइम के भारतीयों का, तब ऊपरे से चाम अंदर के हड्डी, दो चीज तो दिखाइए देगा, गिन देगा कि एक छाती में कई गो हड्डी है। वो परिस्थिति थी, किस वजह से, भूखमरी से, क्योंकि अनाज तो था नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा था तो अंग्रेज लूट लूट के ले जा रहा था। अभी कुछ परिस्थिति ठीक ठाक है, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था है। नीतीश चाचा हमने के एकदम बोरिंग तक लाइन दे दिए हैं कि लो सिंचाई करो। तो बिजलिया बिल तो लगवे करेगा। हम कह रहे हैं कि बोरिंग तक ले आपको लाइन मिल गया है, बिजली जहां आपका बोरिंग है, आप जैसे ही वहां पे नाम दर्ज करवाते हैं कि हम बिजली ले लिए, वैसे ही आपके यहां तक पॉल गाड़ के लाइन पहुंचा दिया जाएगा। आपको अपना तार तानने की जरूरत नहीं है, तो व्यवस्था की जा रही है। ठीक, तो ये सब है। उसके बाद देखिए सुखाड़ के क्या प्रबंधन है भाई। तो सुखाड़ के प्रबंधन को रोकने के लिए, मतलब इसकी स्थिति को रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 2 तरह की योजनाओं को अपनाना होगा। एक ऐसा योजना जो लंबे टाइम तक काम करे, और एक तत्काल में आपको चाहिए। इस साल सूखा पड़ गया तो इसी साल चाहिए। एक होता है कि भविष्य के हम सोच के चलें, तो भविष्य ला सोच के, जैसे देखो सरकार क्या करता है, हमसे अनाज खरीद के और IFC गोदाम में वो क्या करता है, स्टोर रखता है। वो अनाज क्यों स्टोर है, सरकार को पता है कि कभी भी प्राकृतिक आपदा या मानव जनित आपदा आ सकते हैं। कभी युद्ध में लग जाएंगे, कभी कोरोना जैसा महामारी आ जाएगा, कभी सुखाड़ बाढ़ हो सकता है, भूकंप आ सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को जीवित रखने के लिए कम से कम भोजन की व्यवस्था तो करनी होगी। तो सरकार हमसे अनाज खरीद के स्टॉक करके रख लेता है। वो कौन सा योजना है, वो दीर्घकालीन है। वो आगे की सोच रहा है कि आगे वाला भविष्य में 5 साल 10 साल कभी भी हो सकता है, तो सोच के चलता है। और साल 2 साल के स्टोर रखता है भोजन को, समझ गए। एक होता है लघु, जो हमको तुरंत सोचना होता है, अभी हमको करना है। तो देखो उसमें क्या क्या आएगा। दीर्घकालीन में क्या होता है,
दीर्घकालीन में जैसे आ गया नहर, तालाब, कुआं, पाइन, अहर, इस सब के जो हम निर्माण किए, ये क्यों किए हैं कि हर साल हम पानी की व्यवस्था करें और सिंचाई की व्यवस्था करके सुखाड़ से बचे। अगर एक बार हम नहर बना दिए तो उसी नहर से हर साल पानी लेंगे और खेतों में सिंचाई करेंगे, मतलब फसल को पटाएंगे, तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये सब क्या आता है तुमको, ये आ गया तुमको दीर्घकालीन योजना में। लगभग देखो तो सभी राज्यों में नहरों का निर्माण किया गया है और आगे हो भी रहा है। हम लोग के तरफ नहर नहीं है, लेकिन विक्रम के तरफ चले जाओ तो उधर पे नहर तुमको मिल जाएगा। नवतपुर में नहर है, वही नहर आता है बेगो नदी बनते हुए हमारे गांव से होते हुए तोरगांव से वहां चला जाता है गांधी हॉल्ट के तरफ। ठीक, उधर में पूरा देखेगा कि एक दूसरे से सब नहर का है जुड़ा हुआ है। हमने ओकरे नदी कहते हैं, लेकिन वो नहर है। वही तो करें, वो सब नहर है। ठीक, आ तोर जो है ना उनने जन छठी मैया हुआ थी वो आहर है। आहर छोटा होता है, पतला होता है, छोटा होता है। नहर थोड़ा सा बड़ा होता है और दूर तक होता है, समझ गए। तो देखो एकदम उधर से सोन नदी से निकल के ऐसे 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 फैलाए हुए है। ये क्यों बनाया गया है, सिंचाई करने के लिए, कि किसानों को पानी की पूर्ति हो सके इससे, समझ गए। कई सारी सरकारी बोरिंग आपको मिल जाएंगे, हर गांव में देखो तो एगो सरकारी बोरिंग होगा। अब चल रहा है ना चल रहा है वो धोनी की समस्या है, सरकार ने तो बना के दिया, मेंटेन तो आपको करना था, आप लोग नहीं किए, पटाए, पैसा देवे नहीं किए, लड़ गए अपने में कि पहले हमर पट तो न तो तारे तोड़ देवो, तो उसमें उसकी गलती तो है नहीं, वो तो बना के दे दिया। तो इस तरह के व्यवस्थाएं की जा रही है। ये सब किस में आता है, दीर्घकालीन योजना में, कि आज हम इसका प्रबंधन कर दिए, ये आगे तक काम करेगा, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक ये रहेगा। एक होता है तुमको लघु योजना, जैसे कि ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई जानता है, फसल रोप दिए और उसके बगल में यहाँ वहाँ मतलब पूरे खेत में पाइप बिछा दिया जाता है, पतरा नल होला, और उसमें लगा दिया जाता है एक छोटा सा नल जैसा, उसमें से पानी जो निकलेगा वो फुकवानी जैसा। पाइप फट जाए तो कैसे निकलित रहो, उस प्रकार से पानी निकलेगा और उतना ही पानी देगा उसको जितना पौधा के आवश्यकता है। न तो ऐसे हमने पाइप में डाल के कह के पूरा भरित रह और या उल्टान, तो ऊ में पानी की बर्बादी है, जितना जरूरत है उतने डाले। या उसमें किया जाता है कि पाइप बिछा के अब पौधा के ऐसे मान लो ये पौधा लगा हुआ यहाँ लाइन से कतार से, इधर से वो पाइप निकाल दिया और पाइप से ऐसे ऐसे छोटा छोटा निकाल दिया और पानी खाली ई में जाएगा और खाली कहाँ देगा उसको, जड़ के पास। इसको यही पानी नहीं चाहिए इतने दूर ना, तो जड़ में डाल देगा। हमने घरे कैसे लतर रोपाई था खाली उन्हें पनिया डाला है, वैसे ही तो पूरे खेत में पानी नहीं डाले तो पानी की बचत हो गई। तो ये सब भी कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं और सुखाड़ से बच सकते हैं। कम पानी में ही हम खेती कर सकते हैं, भोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हो गया तुमको वो वाला उपाय, समझ गए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो एक है पानी जो हम लोग यूज करते हैं वो 2 तरह के होता है। एक होता है जमीन के अंदर वाला पानी और एक होता है हमारा जमीन के ऊपर वाला पानी। जैसे नदी नहर के पानी जो यूज किए वो कहाँ है, जमीन के ऊपर, और जो पीने के लिए पानी यूज करते हैं वो कहाँ रहता है, जमीन के अंदर। तो जो जमीन के नीचे रहता है उसी को हम कहते हैं भूमिगत जल, जो कि एकदम स्वच्छ होता है। ये पानी आता कहाँ से है, तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ही रिस के अंदर जाके जमा होता है। गर्मी के दिन में देखेगा कि पानी का लेयर कम हो जाता है, मार 4 हैंडल तब 1 लोटा भरेगा। अब बरसात के टाइम पे देखेगा कि 1 हैंडल मार दिए पानी भर गया। ऐसा क्यों, तो पानी नहीं हुआ था, तो नीचे पानी धीरे 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 कम हो रहा था। जब बारिश हुई तो पानी रिस के नीचे चला गया, वो जमा हो गया, तो पानी भर के है मारे हैंडल निकला, समझ गए। हाँ चलता है ना। तो भूमिगत जल समझ गए, पृथ्वी के अंदर वाले जल को हम लोग भूमिगत जल कहते हैं। और भूमिगत जल की पूर्ति कहाँ से होती है, तो वो होती है फुट दुख रहे कहाँ से होता है, भूमिगत जल की पूर्ति कहाँ से होती है, अरे जमीन के नीचे पानी कहाँ से आता है, वर्षा से, समझ गया। और जमीन के ऊपर पानी कहाँ से आता है, नदिया में पनिया कहाँ से अब है, जमीन के अंदर हो चाहे ऊपर हो दोनों जगह पानी कौन देता है,
वर्षा से पानी आता है, समझ गया। और फिर उस पानी का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? पीने में, रोजमर्रा के जिंदगी में, सिंचाई में, हर चीज में उसका हम उपयोग करते हैं। एक चीज और होता है, जब बारिश आता है तो हमने के घर बरखा है, पूरा पानी हुआ है, सब बह के नदी में ओने चल जाए, फिर ओने बड़की नदी में, फिर समुद्र में मिल जाए, और बाद पानी लगी लला जाए। तो हम काहे न पानी के स्टोर कर ला। स्टोर करने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए मेरा घर है, ठीक, यहाँ छत पे पानी होगा, वही ना गिरेगा नीचे, तो हम यहाँ से लगा दिए एगो पाइप, और यहाँ बना दिए एक हम हौदा, पानी यहाँ स्टोर हौदा, ठीक, यहाँ पे पानी स्टोर होगा, सब कचरा यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ से एक और कर लिए, एक और लगा दिए, और फिल्टर हो जो। और उसके बाद इस पानी को हम रख लेते हैं नीचे यहाँ पे स्टोर। या किया जाता है कि मान लो यहाँ से है, तो यहाँ से करके इस पानी को अगला पाइप से हम कहाँ भेज दिए? घरे यहाँ पे मेरा लगा हुआ है चापा कल, ठीक, यहाँ से पानी गया, ऊपर से आया, यहाँ आया, कचरा जमा हुआ, फिल्टर हुआ, पानी चला गया सीधे नीचे, यहाँ स्टोर हो गया, और यहाँ कल से हम क्या करेंगे? उसको निकालते जाएंगे। मशीन भी लगता है, आप चाहें तो यहाँ पे फिल्टर होने वाला मशीन भी लगा सकते हैं, पानी को एकदम साफ करके कहाँ से देगा? अंदर। अब मान लो कुछ लोग होगा सोहनिया नियर हमर पंडिताइन, नहीं ये लोग पानी पी कचरवा न पिएगी, ठीक बात है। तो यहाँ पे हम पानी स्टोर कर लिए, इसको फसल को कौन मियाँ कलवा बनैली है, और मैया हमारे घर के छत है ना, यहाँ पानी होले ना, तो पाइप पकड़ के पानी कहाँ आ गई? नीचे आ गई ना पनिया, यहाँ स्टोर होली ना, तब मान ले पिए में नहीं यूज करबै, गाय भैंस के धोए में कर लेबै, घरे चरपहिया लगल धो लेबै, आगे फूल उल लगेले में कर लेबै, इन सब चीज़ों में तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तब मान लो इन सब कामों में तो 1000 लीटर पानी यूज किया, तो यहाँ तो टंकिया में जो नीचे ही पनिया है, यहाँ तो 1000 लीटर तो बचत हो गया। तो ऐसे करके हम इसको बचा सकते हैं, वर्षा जल संग्रह कर सकते हैं। इस तरह की चीजें होती है वहां पे जहाँ पे बारिश कम होता है। देखो वही बताया गया कि ऐसे करके हम पानी को जमा कर लेंगे टंकी में, फिर उसको पीने हेतु, बगीचा को पटाने हेतु, गाड़ी धोने हेतु, इन सब चीजों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ गया? कर्नाटक, हाँ बोल, हाँ राजस्थान में होता था, टंका कांटा, ये सब पढ़ाएंगे जब जल के बारे में पढ़ेंगे ना तब। अभी तो हमने लास्ट में ना पढ़ रहे हैं, शुरू में जाएंगे तो जब जल संसाधन पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि देखो वहां कैसे स्टोर होता है, वहीं पे ये सब चित्र भी दिखाएंगे, ठीक। तो इस तरह के काम कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम है। तो ड्रिप सिंचाई करके, छिड़काव वाला सिंचाई करके, पानी को स्टोर करके, और ये सारी चीजें करके क्या किया जा रहा है? सुखाड़ से बचने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे करके हम सुखाड़ से बच सकते हैं। यही था तुम्हारा बाढ़ और सुखाड़। क्लियर? खत्म कर दी? जा।